friends, in this video we are going to discuss two more terms, that is receipt and expenditure, and also we will discuss over here their types. Receipt is classified into two parts, revenue receipts and capital receipts. In the similar manner, expenditure is also divided into two parts, revenue expenditure and capital expenditure. After covering all these statement and text over here, we will play with some examples where I'll give you some statement and I'll ask whether it is belongs from the receipt or expenditure, and you have also classified this statement into two parts, revenue expenditure, it is a receipt of revenue or a capital, and in a similar manner if it is the expenditure, you will have to be classified over there revenue expenditure, that is capital expenditure. So let's start without any further discussion. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिसीट के बारे में. रिसीट का मतलब क्या होता है? तो रिसीट का हिंदी होता है प्राप्ति. अब प्राप्ति क्या चीज की? मोक्ष की प्राप्ति नहीं. तो प्राप्ति का मतलब बोला गया यहाँ पे बिजनेस के अंदर कि एक बिजनेस के अंदर जहां से भी पैसा आ रहा है उस पैसे के आने को बोला जाता है प्राप्ति. बोले तो इंग्लिश में रिसीट. अब एक बिजनेस के अंदर पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप खुद ही बोल सकते हो कि एक सेलर जो भी वो प्रोडक्ट बेचता है, तो प्रोडक्ट बेचने के बाद जो भी उसे इनकम रिसीव हो रहा है, मतलब पैसा रिसीव हो रहा है, वो रिसीट कहलाएगा. दूसरा एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट ना बेच के कोई प्रोफेशनल है, अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस सर्विसेज के बदले में जो अमाउंट चार्ज कर रहा है वो भी रिसीट कहलाएगा. इसी तरीके से अगर कोई स्क्रैप पड़ा हुआ था बिजनेस के अंदर और उस स्क्रैप को निकाल के कबाड़ में बेच दिया गया, तो कबाड़ी वाले को बेचने से जो भी पैसा रिकवर हुआ उसको भी रिसीट बोला जाएगा. मतलब एनीथिंग विच इनफ्लो अंडर द बिजनेस, मतलब कि कैश का आना हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? रिसीट कहलाएगा. तो ये डेफिनेशन बोलता है रिसीट का. रिसीट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ओवर देयर इज कॉल्ड रिसीट. तो रिसीट का मतलब यहाँ पे अगर इसको समअप करूँ, एक शॉर्ट में बोलूँ, तो बिजनेस के अंदर पैसा आना, धंधे के अंदर पैसा आना रिसीट कहलाता है, प्राप्ति कहलाता है. अब वो जो पैसा आएगा एक बिजनेस के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. मतलब कि उस पैसे का आना दो ही रीजन से हो सकता है, या तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा या तो वो कैपिटल रिसीट होगा. अब हमें उस पैसे के आने को पहचानना पड़ेगा कि वो रेवेन्यू रिसीट है, मतलब ये, या फिर कैपिटल रिसीट है. तो इसके अब डिस्कशन करते हैं कि वो पैसा जो है आना रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा या फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन करेंगे व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टेक्स्ट. इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड. ये वो रकम है जो कि रिसीव हो गया है. और रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब है कि अभी अमाउंट रिसीव होना बाकी है. सपोज आप एक सेलर हो और आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पे कोई भी सामान बेचते हो, तो जाहिर सी बात है कुछ समय के लिए उसे उधार बेचा आपने, तो उन पर्सन से जब आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा तो उस अमाउंट को बोला जाता है रिसीवेबल. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी नॉर्मल कोर्स है, आप अगर किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो, ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हो, एनीथिंग वट एवर द प्रोडक्ट में भी, तो कोई भी अमाउंट रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. हम कह सकते हैं से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स. गुड्स को सेल करने से जो पैसा आया हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा. गुड्स को यहाँ पे बोला करेंगे. और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस को रेंडर करने से जो अमाउंट रिसीव होगा, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, सपोज आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एक एडवोकेट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हो, अगर आप अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देते हो, तो क्लाइंट को सर्विसेज देने के बाद जो भी आपको अमाउंट रिसीव होता है उसको बोला जाता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. वो भी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा आपका. और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपोजिट, जो आपको बिजनेस के अंदर पैसा आया, अब जाहिर सी बात है उसको अपने पास तो नहीं रखोगे सारे के सारे पैसे को. आपने क्या किया, उस पैसे को निकाल के सॉरी, हाँ, तो मैं कहा था,
कि आपको जो भी पैसा रिसीव होता है बिजनेस के अंदर, उस पैसे को अगर आपने बैंक में एफडी कर दिया, अब एफडी करने से जाहिर सी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न करते रहोगे हमेशा, तो उसको भी यहाँ पे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। तो 3 बातों को हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये जो रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट है या फिर कैपिटल रिसीट है। उस अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ट्रू लिखना है और उसके बाद आपको रीजन बताना होगा। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपॉजिट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका एग्जाम्पल होता है रेवेन्यू रिसीट का, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। मतलब आप जो सेलर हो, जिस चीज में डील करते हो, उसको अगर बेच के पैसा आपको आता है तो उसको बोला जाता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अगर मैं एक स्टेशनर हूँ, मतलब कि मैं बुक्स वगैरह बेचता हूँ, मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है, तो जो भी प्रोडक्ट मेरे दुकान में रखा हुआ है अगर मैं उसको बेचता हूँ और बेच के पैसा रिसीव करता हूँ तो मेरा वो पैसा रिसीव होना सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा। मतलब जितना भी मेरे दुकान के अंदर सामान है मेरा गुड्स कहलाता है। तो वही रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचा पैसा रिसीव हुआ, मेरा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहां से जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट। इस चीज को लेकर थोड़ा जो है डिलेमा में रहता है हमेशा, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये हमारा रेवेन्यू रिसीट क्यों कहलाएगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि जो भी चीज मेरे बिजनेस में हो रहा है, मतलब मेरे मेन बिजनेस से मुझे जो पैसा रिसीव हो रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो क्वेश्चन कोई बच्चा राइज कर सकता है कि यहाँ पे बताओ कि अगर मेरा काम है कोई प्रोडक्ट बेचना और प्रोडक्ट बेच के पैसा रिकवर करना, वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। लेकिन मैंने अपने पैसे को एफडी कर दिया, वहां से जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा मेन बिजनेस थोड़ी ना है, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करना मेरा थोड़ी ना मेन बिजनेस है, तो उसको रेवेन्यू रिसीट क्यों बोला जाएगा। तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बिजनेस के अंदर बार बार मतलब रेकरिंग नेचर का है और वो बार बार पैसा रिसीव होता है बिजनेस के अंदर, तो भी उसको रेवेन्यू रिसीट ही बोला जाता है। और हमारा इंस्टीट्यूट भी जो है इसको प्रेफर करता है कि जो एफडी हुआ है और एफडी पे जो भी इंटरेस्ट कमाई हो रही है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा अगर क्वेश्चन में आता है कि बताओ ये इंटरेस्ट ऑन एफडी इज और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, सो यू हैव टू ऑलवेज टिक ऑन रेवेन्यू रिसीट ऑप्शन, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद रिसीव अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, वही अगर कोई एक प्रोफेशनल है अपनी सर्विसेज देता है, अमाउंट रिसीव करता है, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट। आई होप कि ये कवर हुआ होगा। अगर मैं इसको सॉर्ट करते हुए चलूं, मतलब कि मैं जिस चीज के अंदर डील करता हूँ उस चीज के लेन देन के कारण जो भी मुझे अमाउंट रिसीव होता है मैं उसको अपना रेवेन्यू रिसीट बोलता हूँ। इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है कि कितना गंदा से गंदा जो है बच्चों को फंसाया जाए, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कैपिटल रिसीट के बारे में। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, मतलब जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, मतलब पैसा जो आया वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन नेचर ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, मतलब कि जो ये अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो ये कहलाएगा, ये डेफिनेशन बोला। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, सपोज यहाँ पे कोई फर्नीचर बेचते हो, ठीक है, और फर्नीचर बेचते हो तो जो फर्नीचर को बेच के आपको पैसा रिसीव होगा वो जाहिर सी बात है अभी जो आप बोल रहे हो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। लेकिन ऐसे समझो कि जिस मशीन से आप फर्नीचर बनाया करते थे वो मशीन जो है खराब हो गई, अब वो इस कंडीशन में नहीं रहेगी, अब वो चल सकेगी, तो आपने क्या किया, उस मशीन को बिजनेस से निकाला और कबाड़ वाले को बेच दिया। तो जो कबाड़ वाले को बेचा उससे पैसा रिसीव हुआ वो यहाँ पे कहलाएगा रेवेन्यू कैपिटल रिसीट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर आपने बैंक से लोन लिया है, लोन लेना कैपिटल रिसीट कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि रेवेन्यू रिसीट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट के लिए क्या होना चाहिए, गुड्स का सेल होना चाहिए या फिर सर्विसेज रेंडर होनी चाहिए या फिर एफडी पे इंटरेस्ट होना चाहिए, और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर जो लोन रेज किया गया वो एक तरीके का कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब है कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था और उस कबाड़ को आपने उठा के बेच दिया, और बेचने से जो भी आपको अमाउंट रिकवर हुआ उसको बोला जाएगा यहाँ पे कैपिटल रिसीट। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो कैपिटल रिसीट है इसका मतलब क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय करना, खर्च करना, अपने पैसे को खर्च करना। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एक व्यक्ति धंधा पानी कर रहा है तो उस धंधे पानी को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ उसे खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि जिस बिल्डिंग के अंदर वो अपना दुकान चला रहा है, शॉप चला रहा है, उस बिल्डिंग का किराया पे करेगा। जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी वहाँ पे स्टाफ रखा गया है, वो इन स्टाफ को सैलरी पे किया जाएगा, वो भी खर्चा है। उसी तरीके से कुछ लेबर से काम करा लिया गया उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, तो उनको जो वेजेस पे किया जाएगा वो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को गोडाउन से निकाल के अपने शॉप में लेके आता है और उसके लिए किसी गाड़ी को ओपन करता है, गाड़ी लेने का मतलब है कि किसी लॉरी का यूज करता है सामान को शॉप तक लाने के लिए, तो उसको जो किराए पे किया गया वो भी क्या है, खर्चा। मतलब कोई भी खर्चा, पैसे का जाना खर्चा, ठीक है, पैसे का जाना खर्चा नहीं कहलाता। एक्चुअल में खर्चे का मतलब होता है कि बेनिफिट लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय से काम कर रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ उसका। मैं जिस बिल्डिंग के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, अपना बिजनेस कर रहा हूँ और उस बिल्डिंग के ओनर को रेंट पे कर रहा हूँ, तो उस बिल्डिंग का कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, तो भी मेरा एक्सपेंडिचर है। अभी एक्सपेंडिचर को आगे समझेंगे डेप्थ में, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लू जो है एक तरीके का मिल जाएगा, यहाँ से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। अब खर्च जो है दो ही तरीके का हो सकता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो जो खर्चा है अपने को यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई करना है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो दोज एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, वो खर्चा विच आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग को अंडरलाइन करेंगे। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेडली मैनर, मतलब कि बार बार एक बिजनेस के अंदर होना, वो रेकरिंग कहलाता है। इन नेचर ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिख लेंगे, इसको मैं अभी जो है हाईलाइट कर दूंगा, मतलब बड़ा कर दूंगा, अभी छोटा दिख रहा होगा। इन नेचर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर वो सभी खर्चे जो कि बार बार हो रहे हैं, जैसे कि किराया पे किया जा रहा है, वेजेस पे किया जा रहा है मजदूरों को, सैलरी पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को। उसी तरीके से कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, मतलब कि पेपर वर्क का कुछ खर्चा हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें और क्या हो सकता है कि फ्रेट वगैरह पे किया। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा पे करना। भाड़ा किस लिए पे करेंगे, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को जहां से खरीदा और अपने बिजनेस प्लेस तक लाने में, मतलब फैक्ट्री तक लाने में, या फिर बोल सको अपने शॉप तक लाने में जो खर्चा पे किया गाड़ी का, वो फ्रेट कहलाएगा। मतलब इतने सारे खर्चे है कि उसका नाम लेने बैठ गए तो नाम ही लेते बैठ जाएंगे। तो वो एक्सपेंडिचर जो कि बार बार बिजनेस के अंदर होते हैं, एंड विच बेनिफिट कंज्यूम्स विद इन दी अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट हम एक साल के अंदर ले लेते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि जो आपके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनसे आपने तुरंत बेनिफिट लिया, मतलब कि वो आपके पास अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उस सर्विसेज का बेनिफिट आप ले रहे हो, क्योंकि वो जो है आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनको पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, मतलब कि वो सभी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम एक साल में ले लेते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो रहा है, जिस बिल्डिंग के अंदर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप अभी कंज्यूम कर रहे हो और पेमेंट जो है एक महीने के बाद जो है जो पूरा का पूरा बिल आता है उसका कर देते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि एक बिजनेस के अंदर बार बार होता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, फ्रेट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसी तरीके से डिस्काउंट दे दिया हमने कस्टमर को। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कहलाएगा। एग्जाम्पल होगा, मतलब कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा।
इसके बाद बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, बाय करना। किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब है कि जो मेरे पास एसेट्स है जिससे मैं अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उस एसेट्स के अंदर मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट ऐड कर दूं, मतलब कि उसके अंदर जो भी पुराना पार्ट था उस पुराने पार्ट के जगह पे नया पार्ट लगा दूं, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ जाए, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वही बोला गया यहाँ पे, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। दैट इज विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर टू द बिजनेस, मतलब कि एक धंधे को क्या करेगा? काफी लॉन्ग टाइम तक जो है बेनिफिट देगा। मतलब कि अगर आप किसी भी एसेट्स को परचेज करते हो, सपोज आपने कोई फर्नीचर बनाने वाला मशीन खरीदा, अब वो मशीन जो है एक साल के अंदर थोड़ी ना खराब वराब हो जाएगी, मतलब कि एक साल के अंदर खत्म हो जाएगी। उसका यूज जो है आप कई साल तक करोगे, 4 साल 5 साल, वट एवर द लाइफ में बी दी एसेट्स। सो इट विल बी कॉल्ड एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीन्स एनी एक्सपेंडिचर which is incurred to acquire an assets or improving the production capacity of the existing assets, so that it will give benefit for long term to the business, is called capital expenditure. So अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? कोई बिल्डिंग परचेज किया आपने, कोई बिल्डिंग परचेज किया, अब इस बिल्डिंग का यूज जो है आप कई साल तक करोगे, 10 साल 15 साल। इसी तरीके से कोई आपने मशीन परचेज कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से जो आप फर्नीचर वगैरह यूज कर रहे हो अपने ऑफिस में, ये सारे का सारा एसेट जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब कि कोई भी मैं खर्चा करता हूँ, जो खर्चा मुझे बेनिफिट जो है 1 साल से ज्यादा देगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो अगर मैं शुरू से इन सभी चीजों को अगर सम अप करूं तो 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। रिसीट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर पैसे का आना। पैसे का आना बेसिकली 2-3 रीजन हो सकता है। जिस चीज मैं डील करता हूँ उसको बेचने से पैसा रिसीव होगा, या फिर मैं सर्विसेज रेंडर करता हूँ तो मुझे पैसा रिसीव होगा, या फिर मैं किसी अपने एसेट्स को बेचता हूँ तो मुझे पैसा रिसीव होगा, तो उसको कह लेंगे रिसीट। इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब कि कोई भी अमाउंट का इनफ्लो होना बिजनेस के अंदर, और वो रिकरिंग नेचर का है, बार बार हो रहा है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हमने कोई एफडी कर दिया, वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो कैपिटल रिसीट है। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल रिसीट कहलाएगा, हमने लोन लिया कैपिटल एसेट्स कहलाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप हमारा कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होना, पैसे का जाना, खर्च होना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली 2 चीजों पे हो सकता है। जो चीज मैं बेच रहा हूँ उस चीज को खरीद के लेके आता हूँ तब बेचता हूँ, तो वहां पे खर्चा हुआ, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जो कि मैं कर रहा हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कि किसी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद जो है उस एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो कि एक एग्जामिनर एकदम अगर पीक पे जाके सोचने की कोशिश करे तो वो क्या क्या सोच सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल रखा है कुछ, और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसा ही है, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। पूछा जा रहा है स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, आपको हाँ या फिर ना में जवाब देना है। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जितना भी अभी स्टेटमेंट होगा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा। रेवेन्यू वाला तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा से एक बार देख लेंगे, लिखा हुआ है कि ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया और उस मशीन को चलने लायक बनाने में कुछ खर्चा किया, तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा या फिर कैपिटल रिसीट कहलाएगा।
सॉरी एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको ये बताना है। तो एक चीज याद रखना है आपको कि जब कभी भी कोई भी एसेट्स परचेज किया जाता है, पुराना ही भले ही एसेट्स परचेज किया गया, और उस एसेट्स को परचेज करने के बाद जो भी उसके ऊपर फर्स्ट टाइम खर्चा किया जाता है, वो खर्चा उस एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि ये जो आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया, अब जाहिर सी बात है इसका बिजनेस में आप यूज करोगे, और वो भी काफी लॉन्ग टाइम तक। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी खर्चा किया गया किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, वेदर इट इज अ न्यू एसेट्स और अ सेकेंड हैंड एसेट्स एक्वायर्ड टू एसेट्स, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है स्टेटमेंट जो आपको बताया जा रहा है कि ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको बताना होगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई भी खर्चा किया गया फर्स्ट टाइम किसी भी सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज करने के बाद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये तो हुआ पहला आपका स्टेटमेंट। इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई भी एसेट्स पे हम खर्चा करते हैं और वो खर्चा करने से मेरे वर्किंग एक्सपेंस को बचाएगा, मतलब कि मेरा खर्चा कम करेगा। किसी भी एसेट्स के ऊपर मैं खर्चा करता हूँ और वो खर्चे करने से उस एसेट्स के ऊपर मेरे प्रोडक्शन के खर्चे को कम करेगा, मतलब कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरा खर्चा कम होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो कोई भी खर्चा किया गया विच इम्प्रूव्स द एग्जिस्टिंग एसेट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस स्टेटमेंट इज false because in this statement is saying that this is a revenue expenditure and this is obviously false. It is not a revenue expenditure, it is a capital expenditure. So you have to be write down over the reason why this is an capital expenditure. So you have to be mentioned over there because it is improving the existing assets, existing production capacity, which decrease the working expense. So you can write such type of note while you are saying that it is a capital expenditure. So let's move ahead and discuss example number 3. एक बार मैं देख लेता हूँ कितने मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, 22 मिनट, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जानते हैं कि कोई भी एसेट्स परचेज किया गया और उस एसेट्स को परचेज करने में जो भी फर्स्ट टाइम खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा खर्चा जो है हमारा उस एसेट्स का ही पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज किया गया, प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई संपत्ति परचेज की गई, और जाहिर सी बात है वो तो इसी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बताना होगा ट्रू क्यों है, क्योंकि इसका बेनिफिट अपने को, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो इसलिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर टू डिफेंड अ सूट claiming that the 5 factory site belonging to plaintiff land is a capital expenditure। क्या बोला गया? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर फीस, आपने किसी वकील को कुछ फीस पे किया, किस लिए? टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फॉर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव साइट, मतलब कि जो जिसके लिए आप केस लड़ रहे हो उसके खिलाफ जो बंदा, जो प्लेंटिफ है, जिसने केस फाइल किया है, जिसने केस दर्ज किया है, ये जो जिसके लिए आप केस लड़ रहे हो, इसकी ये जो है इस प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी को कुछ अपने प्रॉपर्टी के अंदर कवर कर लिया है, तो इसके लिए वो एडवोकेट जो है एक केस फाइल कर रहा है और केस लड़ रहा है। तो उस केस फाइल को लड़ने के लिए जो ये डिफेंडेंट है, मतलब कि जो कि ये प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बंदा उस एडवोकेट को पेमेंट कर रहा है लीगल फीस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा? तो जाहिर सी बात ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे ना तो बिजनेस के अंदर एक पैसा आना है और जा ही तो रहा है, मतलब कि बिजनेस को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ वो बंदा होता है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया। सॉरी, एक चीज मैं अभी कवर करता हूँ।
हाँ, तो ये केस फाइल जो है डिफेंडेंट के लिए लड़ा जा रहा है। डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया, तो जो वकील है इस डिफेंडेंट से लीगल चार्जेस ले रहा है, तो इस डिफेंडेंट के लिए वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ना तो इससे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर्टी आ रही है और ना ही इसका बेनिफिट ये डिफेंडेंट काफी लॉन्ग टाइम तक ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कुछ खर्चा किया, एक मशीन थी, उस मशीन का कुछ पार्ट जो है घिस पिट गया था और उसके जगह पे एक नया पार्ट रिप्लेस कर दिया, तो बताओ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो हाँ भैया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार मैं देख लेता हूँ। सॉरी, ये जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि अगर किसी भी पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है उस मशीन का, वो उतना नहीं होगा जो कि इनिशियल लेवल पे उसको परचेज करने के बाद वो प्रोडक्शन कर रहा था। तो ये एक तरीके का मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। मतलब कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी मशीन को ग्रीस वगैरह, ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह की जरूरत होती है, तो ये सभी खर्चा किया जाता है उसके अंदर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरा स्टेटमेंट गलत था, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट में बोला गया कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलत स्टेटमेंट है। क्या बोला गया कि आपने कोई फर्स्ट टाइम पे कोई एसेट्स एक्वायर किया है और उसके अंदर व्हाइट वॉश करा रहा है, मतलब कि आपने घर खरीदा है और डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, उसके अंदर रिपेयर वगैरह हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है उसके अंदर जो भी खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब वो खर्चा उस बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 7 पॉइंट, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज आप एक सिनेमा हॉल के मालिक हो और आपको उस सिनेमा हॉल को चलाने के लिए एक लाइसेंस लेना होता है। ऑब्वियसली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है सिनेमा हॉल को ऑपरेट करने के लिए। तो जो आपने लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से उस सिनेमा हॉल को ऑपरेट करने के लिए, बताओ कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो ऑब्वियसली वो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस लाइसेंस का यूज वो सिनेमा हॉल का ऑपरेटर, ओनर काफी लॉन्ग टाइम तक करेगा और इसको मतलब कि उसको अपना सिनेमा थिएटर स्टार्ट करने के लिए उस लाइसेंस को लेना जरूरी था, तो उसके लिए उसने पेमेंट किया, तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है 8 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, क्लास को यहीं पे कवर करेंगे, खत्म करेंगे। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट। कुछ टेम्परेरी हट्स का मतलब होता है छोटा मोटा झोपड़ी वगैरह बनाया गया, किस लिए? विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस। सिनेमा हाउस को बनाने के लिए ये छोटा मोटा झोपड़ी जो है जरूरी था। एंड वो डिमोलाइज व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी। क्या बोल दिया गया आगे कि ये जो हट से, ये जो झोपड़ी है उसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब तोड़ देंगे जब सिनेमा हॉल बन जाएगा। तो आपको बताना है इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हाँ भैया, ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि जब तक कि ये हट्स नहीं बनता तो वर्कर जो लेबर काम करे वो कहाँ पे रहते हैं। तो एक तरीके का ये भी जो ये हट्स वगैरह बनाया गया और उसके ऊपर जो भी खर्चा किया गया वो सारा का सारा खर्चा जो है उस सिनेमा हॉल की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कोई भी प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट होता है, एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया गया उसके ऊपर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आई होप कि ये जो है क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक आंसर ऑफ that question as soon as possible, and see you in the next class.